तो भाई ये है हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसके टॉपिक्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा फोर्स एंड मोशन। तो चैप्टर रिलेट करता है फोर्स एंड मोशन से, तो ज़्यादातर बातें इसमें फोर्स से रिलेटेड होंगी, और फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है मोशन के, तो वो किस तरीके से मोशन प्रोड्यूस हो रही होती है। तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं टॉपिक्स। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बेटा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ आ जाता है, सेकंड लॉ आ जाता है, थर्ड लॉ आ जाता है। तो दीज आर दी 3 लॉज ऑफ मोशन। पिछले चैप्टर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है हमारे पास 3 लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 4 फॉर मैट्रिक लेवल। फिर उसके बाद जब हमारे आते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोर्स और इसके टाइप्स हैं। उसके बाद है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ साथ आप ये टॉपिक भी ऐड कर लेंगे, टॉर्क, ठीक है ना, एंड फैक्टर्स एंड इट्स फैक्टर्स। एक्चुअली में होता है कि टॉर्क को डिफाइन करना होता है एंड राइट द फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क डिपेंड्स। तो ये एक टॉपिक हो जाएगा हमारा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, टॉर्क एंड इट्स फैक्टर्स हैं। फिर उसके बाद टेंशन एंड स्ट्रिंग का टॉपिक है, ठीक है। फिर उसमें स्पेशल केसेस होते हैं, केस नंबर 1 के नाम से और केस नंबर 2 के नाम से, जिसमें हम डायग्राम बना करके जो वो सॉल्व कर रहे होते हैं। एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन निकालते हैं और टेंशन के लिए हम इक्वेशन निकाल रहे होते हैं। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज़ द फोर्स, फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप्स, और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। न्यूमेरिकल जो है वो बेटा बुक से है, 10 ईयर से है, और क्लास का जो वो टेस्ट है उसको लाजमी कंसीडर करना है। MCQs बुक से 10 ईयर से, और क्लास का टेस्ट जो है उसको लाजमी कंसीडर करना है। तो आ जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड दी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये हमारा चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ फोर्स एंड मोशन। ये स्टार्ट हो रहा है, तो चलें इसको भी ज़रा देख लेते हैं आप। सबसे पहले हमारे पास क्या है, न्यूटन के लॉज हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ गया हमारा, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको कहा जाता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, आपका रटा होगा। इसकी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये होती है बेटा कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनटिल एंड अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल एंड अनबैलेंस फोर्स। एक मतलब और रिपीट कर दे रहा हूँ, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी until and unless it is acted upon by external and unbalanced force, ठीक है। स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहो तो वीडियो को रोक कर इसको आप लिख सकते हो। स्टेटमेंट की हेडिंग लगा दी मैंने, इन्वर्टेड कॉमास लगा करके आप इस तरीके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये स्टेटमेंट आ जाएगी। तो बात क्या हो रही है स्टेटमेंट में, वो ये हो रही है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इट स्टेट ऑफ रेस्ट। या तो ऑब्जेक्ट जो वो क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में, ठीक है ना, या क्या करेगा, और मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या तो वो क्या करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि उसके ऊपर क्या ना हो जाए, एक एक्सटर्नल और अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो जाए। एक्सटर्नल और अनबैलेंस फोर्स से क्या मुराद है, इस तरीके से ये एक कलर पेंसिल है, ये यहाँ पर बेटा क्या है, रेस्ट की हालत में
ये इस टेबल के ऊपर क्या लगा रहे हैं, एक फोर्स ऑफ एक्शन लगा रहा है। अगर इसका वेट ज़्यादा होता तो टेबल टूट जाती, तो इसका मतलब इसके फोर्स को कौन बर्दाश्त कर रहा है, ये टेबल जो है इसके फोर्स को बर्दाश्त कर रहा है। तो दोनों क्या हैं, बराबर हैं जब ये रेस्ट की हालत में है, ठीक है ना। अगर ये ज़्यादा हो जाए इसका फोर्स ऑफ एक्शन तो टेबल जो है वो टूट सकती है, और अगर टेबल इस पर ज़्यादा फोर्स ऑफ एक्शन लगा दे तो ये इस तरीके से उछल सकता है। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ये जब तक ये रेस्ट की हालत में वो क्या रहेगा, रेस्ट की हालत में ही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल एंड अनबैलेंस फोर्स। दो किस्म के फोर्स हैं, एक हमारे पास बैलेंस है, ठीक है ना, एक बैलेंस है और दूसरा कौन सा है, अनबैलेंस्ड, ठीक है। बैलेंस फोर्स का एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, ये बस याद रखना। बैलेंस फोर्स का एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, क्योंकि जब बैलेंस फोर्स लगेगा, जिस तरीके से ये पेंसिल है, ये यहाँ पर बैलेंस फोर्स की वजह कर फोर्स ऑफ एक्शन और फोर्स ऑफ रिएक्शन इस पे जो लग रहा है ये बैलेंस है, तो इसके बैलेंस की वजह कर ये क्या, ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है, तो ये रेस्ट की हालत में तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको धक्का देता हूँ, मूव करवाता हूँ, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से ये मूव करते हुए जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, लेकिन एक पॉइंट पर आके क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पर आकर के ये रुक जाएगा। वजह क्या है बेटा, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो इस सरफेस के साथ क्या आ रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, जो फ्रिक्शन है, एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह कर इसकी मोशन, इसकी स्पीड जो होती है वो डिक्रीज होते 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 कम हो जाती है। तो फिर ये क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे अर्थ के ऊपर ये फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। हम ऐसी जगह की बात करें जहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद ना हो, हम स्पेस की बात करें तो वहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जितने भी सितारों को और जितने भी सैयारों को जो अल्लाह ताला ने गर्दिश में घुमाया है, वो जब से अल्लाह ताला ने उनको घुमाया है वो अपने गर्दिश में वो घूम रहे हैं। तो दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नंबर वन, द ऑब्जेक्ट शुड रिमेन एट रेस्ट और मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो याद रखना उसका चेंज इन वेलोसिटी कितना होता है, ज़ीरो। अगर चेंज इन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो उस सिस्टम का भी एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो उस सिस्टम का भी एक्सेलरेशन क्या हो जाता है बेटा, ज़ीरो हो जाता है। तो ये था हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनटिल एंड अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल एंड अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स समझ में आ गया। अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, ऑब्जेक्ट मोशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। इसमें एक रिजल्टेंट फोर्स क्रिएट होगा, इसमें एक नेट फोर्स क्रिएट होगा जो कोई ना कोई मैग्नीट्यूड रखेगा। अगर हम बात करें बैलेंस फोर्स की, तो बैलेंस फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा या जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो फोर्स ज़ीरो हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा। फोर्स ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि हम उस पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो ज़ीरो है, वो इस तरीके से बैलेंस कर रहा है कि उसका रिजल्टेंट क्या हो जा रहा है, ज़ीरो, तो उसमें वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ गई। लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम कह रहे हैं। इनर्शिया आसान जुबान में बेटा अगर आप समझेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ। इनर्शिया किसी भी चीज़ की सुस्ती या किसी भी चीज़ की काहिली को हम नॉर्मली जो इनर्शिया कह रहे होते हैं। इस तरीके से आपने फ़ैन चलाया, ठीक है ना, फिर जब आप उसको ऑफ़ करेंगे तो वो फ़ौरन से बंद नहीं होगा, बल्कि आहिस्ता 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 करके वो क्या होगा, स्टॉप होगा। जो ये बता रहा है कि वो अपने कंडीशन ऑफ मोशन को जारी रखना चाहता था, लेकिन ड्यू टू द फ्रिक्शन उसको क्या होना पड़ा, स्टॉप होना पड़ा। तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि इनर्शिया रिस्पॉन्सिबल इसके मोशन के लिए। हम बस से उतरते हैं, बस मोशन में, तो बस के साथ भागना पड़ता है। तो वहाँ पे क्यों हम भाग रहे हैं, क्योंकि बस की इनर्शिया क्या है, मोशन। तो हमें अपने इनर्शिया को बस के साथ मैच करना पड़ेगा, हमें भी उतर के भागना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है बस की स्पीड कितनी है। ऐसा नहीं बस की स्पीड बहुत स्लो है और आप उतर के बहुत तेज़ी में भाग रहे हैं, ठीक है ना, तो लोग आपको पागल बोलेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, सही है ना। या बस जो है वो आराम से रुक गई है, सर ने बोला था उतर के भागना होता है, तो आप उतर के जो है वो दौड़ लगा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि बस का इनर्शिया रेस में आ चुका था। तो आप भी आराम से उतर करके रेस में आ चुके होते हैं, ठीक है। तो इनर्शिया जो है एक किस्म की आप ये भी समझ लें कि ये कैलकुलेशन ऑफ मास है, ठीक है ना। जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। जिस तरीके से जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है। इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मोमेंटम डिपेंड करता है मास के ऊपर। ये था हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब आ जाते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ।
सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट भी बेटा मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिख रहा नहीं हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास पहले ये सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी, आप इसको सुन लें, समझ लें, वो ज़्यादा मायने रखता है कि हम यहाँ से उन चीज़ों को लिखें। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये जहन में रखेंगे तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का एक तरीका आसान हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, काफ़ी फेमस फार्मूला, F = ma, F = ma, फोर्स का फार्मूला ma। तो ये कहाँ से आता है, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आ रहा होता है। किस तरीके से आता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, स्टेटमेंट सुन लीजिएगा, व्हेन एवर द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ठीक है ना, एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इन्हीं दो बातों में जो है वो न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब फोर्स जितना लगाएंगे ज़्यादा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जिस बॉडी का मास जितना कम होगा उसका एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा। इन्वर्स रिलेशन में यही पता लगता है, एक चीज़ फिजिकल क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, दोनों को कंबाइन कर लिया, ठीक है ना, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, कंबाइन करके लिख रहा हूँ मैं, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, दोनों बातें एक साथ आ गई। अब ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं, कांस्टेंट से क्या कर देते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लाई करवा देते हैं बेटा, ठीक है ना, F/m। इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब हम ख़त्म करते हैं, चूँकि इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, ये इक्वेशन है, यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, तो हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो ख़त्म करने का क्या तरीका है, = लगाते हैं और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये जो दो चीज़ जब आती है तो ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म हो जाता है। तो ये एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट F/m आ गया, m को इधर क्रॉस कर देंगे तो ये हो गया m × a इज इक्वल टू, यहाँ पे f बचा हुआ तो ये f आ गया, F = ma, ठीक है। इसको हम नॉर्मल ज़ुबान में ये भी कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स वेयर m इज़ द मास कांस्टेंट। m जो है वो मास कांस्टेंट है, हम जानते हैं मास कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो मास जब चेंज नहीं होता है तो हम क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फोर्स के, और m जो है यहाँ पे मास कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। बात समझ में आ गई है। इसके बाद हमारे पास जो है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करें, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो इसका भी स्टेटमेंट होगा, ठीक है ना। हम इसके स्टेटमेंट की तरफ आ गए। स्टेटमेंट सुन लीजिएगा बेटा। स्टेटमेंट कहता है कि फॉर एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर अमल का रद्द अमल होता है, हर अमल का रद्द अमल होता है। फॉर एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, या एवरी एक्शन हैज़ इट्स ओन रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हर अमल का अगर मैं बोलूँ कि फोर्स ऑफ एक्शन है, उसका क्या होता है बेटा, फोर्स ऑफ रिएक्शन होता है। Fa that is called the force of action, Fr that is called the force of reaction, and both are acted by different bodies। फोर्स ऑफ एक्शन जो लगाता है वो फोर्स ऑफ रिएक्शन नहीं लगाता, जो फोर्स ऑफ रिएक्शन लगाता है वो फोर्स ऑफ एक्शन नहीं लगाता, दोनों डिफरेंट बॉडीज से प्रोड्यूस होती हैं। और फोर्स ऑफ रिएक्शन और एक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो हम यहाँ पे इस पर क्या लगा देते हैं, एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। जिस तरीके से आपने एक बॉल ली, ठीक है ना, वो बॉल को आपने दीवार पे जो है वो उस बॉल को जो है यहाँ पे हिट किया, ठीक है, तो ये बॉल टकरा करके आ जाएगी,
ठीक है ना, वापस आ जाएगी। तो ये वापस आने का मतलब क्या है कि अपनी ही डायरेक्शन की जानिब वापस आ रही है, मेन पोजीशन की जानिब वापस आ रही है, जहाँ से चली थी वहीं पे वापस आ रही है। तो इसकी वजह अगर हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, माइनस साइन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, और जितनी ज़्यादा तेज़ी से आप इसको हिट करेंगे उतना ही तेज़ी से ये टकरा कर वापस आएगी। तो इसीलिए दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना फोर्स ऑफ एक्शन होगा उतना ही फोर्स ऑफ रिएक्शन होगा, लेकिन क्या होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन में होगा तो फोर्स ऑफ रिएक्शन के साथ हम क्या लगा देते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं। एवरी एक्शन हैज़ इट्स ओन रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, हर अमल का रद्द अमल होता है। तो ये न्यूटन के हमारे पास 3 लॉज ऑफ मोशन है, इसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पर मेंशन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया, थर्ड लॉ हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ जो आ रही थी वो क्या आ रही थी, यहाँ पे फोर्स। जब हम फोर्स की बात करते हैं तो हमने फार्मूला पढ़ा कि सर फोर्स किसके बराबर है, F = ma के बराबर है, ठीक है। तो फोर्स मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, फोर्स एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, ठीक है, या फोर्स एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, कीपिंग द मास कांस्टेंट। अब एक चीज़ यहाँ से ये देख लीजिएगा कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। एक्सेलरेशन और मास का रिलेशन कैसा है, इन्वर्स है। तो यहाँ पे जो मास और एक्सेलरेशन है, हमेशा याद रखना बेटा ये कि जो दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है, मास और एक्सेलरेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों का रिलेशन कैसा होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। मतलब अगर मुझे मास डबल करना हो तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा, एक्सेलरेशन डबल करना हो तो मास हाफ हो जाएगा। और फोर्स और एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। फोर्स डबल तो एक्सेलरेशन डबल, एक्सेलरेशन डबल तो फोर्स डबल, फोर्स हाफ तो एक्सेलरेशन हाफ, ठीक है ना। तो ये तो एक बात हो गई यहाँ से। फोर्स है क्या, फोर्स एक किस्म की क्या है, हमारे पास एक एक्सटर्नल एजेंट है। क्या है, एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है ना। ये एक ज़ाहिरी तौर पर ऐड करने वाला जो है वो एजेंट है, जो बाहर से ऐड कर रहा होता है। जैसे ये पेंसिल है, इसको मूव करवाना है तो मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा, अंदर ही से अंदर फोर्स लग करके ये मूव नहीं हो सकता, यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो ये मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड दी फोर्स, ठीक है ना। फोर्स किसी भी बॉडी को मूव करवाने में, किसी भी चीज़ को बेंड करवाने में, ठीक है ना, या किसी भी चीज़ को जो है एक्सटेंशन प्रोड्यूस करवाने में, किसी भी चीज़ को जो है वो कंप्रेस करने में, किसी चीज़ को धक्का देने में, पुश करने में, पुल करने में, ठीक है ना, वहाँ पर फोर्स का इस्तेमाल जो है वो कर रहे होते हैं। और फोर्स को एक चीज़ और कहा जाता है कि फ़ोर्स जो है क्या है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कहलाता है। तो ये फोर्स ऑफ जो है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, इस फार्मूले को मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा चूँकि अभी ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसको मैं इसी चैप्टर में आगे चलकर मोमेंटम वाले टॉपिक में आपसे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। डेल्टा पी है। अब ये क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो दो मोमेंटम बनेंगे, मास इंटू वेलोसिटी और मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। ये डेल्टा पी है। अगर आपने पढ़ा है डेल्टा पी, थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस कर ले रहा हूँ। डेल्टा पी क्या होता है बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है, मोमेंटम ज़्यादा है तो हमने ज़्यादा वाले मोमेंटम में से कम वाले मोमेंटम को क्या करवा दिया, माइनस। चेंज के माने ये होता है, डेल्टा के माने यही होता है कि ज़्यादा वाले में से कम वाले को क्या करवा देते हैं, माइनस करवा देते हैं। और यहाँ पे क्या है, टी। अगर हम यहाँ पे यूँ करना चाहें, F = मास कॉमन आ रहा है, मास कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, VF माइनस VI/T। तो ये F = ये VF माइनस VI/T मैंने किसके बराबर बताया था कि सर ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है, VF माइनस VI/T। तो ये F = m, VF माइनस VI/T की जगह क्या आ जाएगा, A। तो F = क्या आ रहा है हमारे पास, ma। तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को लेके हमने सॉल्व किया और वो किसके बराबर आया, फोर्स के बराबर आया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो वो क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। तो फोर्स में चीज़ों को हम बैंड प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, चीज़ों में हम एक्सटेंशन प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, ठीक है ना। चीज़ों में जो है हम एक्सटेंशन प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, कॉम्प्रेशन प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, इलॉन्गेशन, चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। और भी इफ़ेक्ट्स हैं, ये मेरी बुक में आप यहाँ पे और भी इफ़ेक्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये बुक अगर आपको क्लियर नज़र आ रही हो, ठीक है ना, जूम करके देख सकते हैं बेटा, ठीक है। ये देखा जा रहा है कि एक लड़का है फुटबॉल को किक कर रहा है, तो ये भी फोर्स का एक्शन है। ये
साइकिलिस्ट हैं, ठीक है ना, ये साइकिलिस्ट जो हैं वो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर जो है वो गाड़ी जो है वो साइकिल जो है वो चला रहा है। तो साइकिल की जो मोशन है वो भी क्या है, एक किस्म की हमारे पास, जब वो पैडल के ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। ये इस राइडर का आप ये समझ लें, जो बाईसाइकिल चला रहा है इसके पैर से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, फोर्स ऑफ एक्शन कहलाएगा। और साइकिल का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, मूव होना है, वो क्या कहलाएगा, फोर्स ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। इसी तरीके से ये बैडमिंटन खेलते हुए भी दिखा रहे हैं, क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इस तरीके से बैडमिंटन से जब ये कॉर्क को पुश कर रही हैं तो इसके नतीजे में क्या हो रहा है, शटल को जब ये पुश कर रही हैं, ठीक है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं। अब यहाँ पे हो क्या क्या रहा है, ठीक है ना, तो फोर्स क्या कर रहा है, फोर्स स्टेशनरी बॉडी को मोशन में लेकर आ रहा है। एक पॉइंट ये हो गया इफ़ेक्ट कि कोई भी अगर स्टेशनरी बॉडी हम उसको मोशन में लेकर आ सकते हैं। सेकंड इफेक्ट क्या नज़र आ रहा है फोर्स का, क्या फोर्स कैन काउज अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज स्पीड। एक मूविंग ऑब्जेक्ट पहले से है, उसकी स्पीड को और बढ़ाना है तो भी हम उसमें फ़ोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, ठीक है ना। अब एक और अगर हम इफ़ेक्ट अगर देखें तो अ फोर्स कैन काउज मूविंग ऑब्जेक्ट टू डिक्रीज द स्पीड। ये बाईसाइकिल चलाते हुए स्पीड ज़्यादा हो गई है, अब स्पीड कम करना है तो क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ब्रेक कैसे अप्लाई हो रहा है, फोर्स से अप्लाई हो रहा है। तो अ फोर्स कैन काउज अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू डिक्रीज द स्पीड, उसके स्पीड को कम करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अ फोर्स कैन, ठीक है ना, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मोशन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी फोर्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये जो आपके पास ये जो कॉर्क आपको नज़र आ रहा है, ये कॉर्क जिसको हम हिट कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन कुछ और है। अब आपको इसको किसी ख़ास डायरेक्शन में फेंकना है तो हम क्या करेंगे, फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे। इसी तरीके से बैट्समैन जब बैटिंग कर रहा होता है तो वो भी क्या कर रहा होता है, बॉल की डायरेक्शन कुछ और होती है, लेकिन जब वो हिट करता है, ठीक है ना, जब उसको कवर ड्राइव खेलते हैं या जब लॉन्ग ऑन पे खेलते हैं या जब हम सिक्सर या बाउंड्री लगा रहे होते हैं टू क्लियर द रोप, बाउंड्री को पार करने के लिए, तो हम वहाँ पर फोर्स की मदद से बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर रहे होते हैं। तो पहली बात क्या समझ में आ गई कि फोर्स जो है बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकता है, फोर्स बॉडी के स्पीड को इंक्रीज़ कर सकता है, फोर्स बॉडी की स्पीड को डिक्रीज़ कर सकता है, फोर्स बॉडी के मोशन की डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है। ठीक है ना बेटा, ये बातें समझ में आ रही हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं। तो ये फोर्स से रिलेटेड जो है वो बातें हो गई। मैथमेटिकल रिलेशन भी हमने देख लिया कि मास और एक्सेलरेशन का इन्वर्स रिलेशन है, और एक्सेलरेशन और फोर्स का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। ये फोर्स के बारे में बातें हो गई, ठीक है। अब फोर्स के बाद जो हमारे पास आगे और जो टॉपिक है, ठीक है ना, फोर्स के बाद जो हमारे पास आगे टॉपिक है फोर्स, अच्छा फोर्स और इसके भी टाइप्स के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। टाइप्स, देखो एक फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एक है हमारे पास नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स भी हम कहते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स। एक है हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। 1 2 3 4। एक है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। एक है हमारे पास इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है ना, इम्पल्सिव फोर्स। तो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से अप्लाई हो रहा है, वो एक्सटर्नल फोर्स है। नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स दो फोर्स का जो है रिजल्ट जो आता है, हम उसको कह रहे होते हैं नेट फोर्स कह रहे होते हैं। दो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड हो रहा है, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो उसका रिजल्टेंट बढ़ जाता है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका नेट फोर्स या रिजल्टेंट जो वो डिक्रीज़ हो जाता है, ज़ीरो भी हो जाता है, ठीक है ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, ठीक है ना। इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल फोर्स ऑफ द यूनिवर्स, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज़ वन ऑफ द नेचुरल फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। ये कायनात के नेचुरल फोर्सेज में शुमार हो रहे होते हैं। 4 किस्म के नेचुरल फोर्सेज हैं। एक मैग्नेटिक फोर्स है, एक हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, एक हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, और एक हमारे पास जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। तो दीज आर दी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल फोर्सेज इन विच
द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज़ मच वीकर। सबसे ज़्यादा कमज़ोर तरीन फोर्स जो है वो इस कायनात का वो कौन है बेटा? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह रहे होते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स है जब भी कोई दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती है, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी इसके टाइप्स वगैरह। फ्रिक्शनल फोर्स जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है। आप चल रहे हो तो आप ज़मीन के साथ कांटेक्ट में, फ्रिक्शन है। आप एयर के साथ कांटेक्ट में, फ्रिक्शन है। एक स्विमर जो स्विमिंग पूल में तैर रहा है तो वो पानी के साथ कांटेक्ट में, तो वहाँ पर फ्रिक्शन है। तो ये कम और ज़्यादा ये हो रहा होता है, तो हम इसको देखेंगे। इम्पल्सिव फोर्स क्या है? ये एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी दो बॉडी के दरमियान बहुत थोड़े से लम्हे के लिए ऐड कर दिया था। फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन द टू बॉडीज फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना, बॉल को दीवार पे मारा गया तो जब बॉल दीवार पे जाके टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होगा, वो वहाँ पर क्या होगा, वो वहाँ पर चिपकेगी नहीं। एक बॉल जब जा करके दीवार से कोलाइड कर रही है, जब इसे टकरा रही है तो टकराने के बाद यहाँ पे चिपक नहीं जाएगी, बल्कि क्या आ जाएगी, फ़ौरन से वापस आ जाएगी। तो हम यहाँ पर जो इसका टाइम ड्यूरेशन चेक करेंगे तो ये टाइम ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम बोलेंगे सर ये टाइम बहुत कम है, तो इसीलिए ये फोर्स जो लग रहा है वो क्या है, इम्पल्सिव फोर्स है। तो इम्पल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन द टू बॉडीज़ फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसको नॉर्मली आई से इंडिकेट करवाया जाता है इम्पल्सिव फोर्स को। आपकी बुक में बेटा सेम टेक्स्ट बुक में ये चीज़ मेंशन नहीं मिलेगी आपको, बुक छान लेंगे आपको ये नज़र नहीं आएगा। ये बातें समझ में आ गई हैं। अब हम जो हमारा जो टॉपिक है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में चेक कर लेते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। तो फ्रिक्शनल फोर्स की तरफ जब आते हैं, फ्रिक्शन क्या बोलते हैं इसको उर्दू में, रगड़। कब प्रोड्यूस होगा बेटा ये रगड़, जब दो बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में आएंगी, सही है ना। जब दो बॉडीज़ कभी भी आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। गाड़ी चल रही है, ठीक है ना, सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर, तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हमारा फ़ैन मूव कर रहा है, पंखा चल रहा है, तो उसमें भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। हम ज़मीन पे चलते हैं, क्या प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा होता है। किसी भी चीज़ को जब ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो क्यों रुक जाती है, एक सर्टेन हाइट पर जाकर के क्यों वापस से नीचे आती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रेविटी इसके ऊपर ऐड कर रही है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी, ये एक एबिलिटी है बाय विच इट इज़ डिसाइडेड, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है हाउ इजीली और डिफ़िकल्ट टू जस्ट स्टार्ट और स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी, कि बॉडी के मोशन को कितने आसानी से स्टार्ट करना है या कितनी परेशानी से उसको स्टॉप करना है। दिस ऑल आर डिसाइडेड बाय द फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन डिसाइड कर रहा होता है। तो फ्रिक्शन कब प्रोड्यूस होता है, जब भी दो बॉडीज़ का कांटेक्ट होगा, ये दो हाथ इसको आपस में रब किया तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। और फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने के नतीजे में हमारा हाथ क्या हो जाता है, नॉर्मली गर्म हो जाता है। तो जब भी फ्रिक्शन ऐड करता है दो बॉडीज़ के दरमियान तो वहाँ पर एनर्जी लॉस होता है, ठीक है ना। चीज़ें जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। तो फ्रिक्शन इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी बाय विच इट इज़ डिसाइडेड हाउ इजीली और डिफिकल्ट टू जस्ट स्टार्ट और स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी, ये एक डेफिनेशन हो गई। और सेकंड डेफिनेशन अगर हम कहेंगे तो सर हम क्या कहेंगे, सेकंड डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू बॉडीज़ मेक्स कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, जब भी दो बॉडीज़ का आपस में कॉन्टैक्ट होता है, देन द अपोजिंग फोर्स बिटवीन देम, तो उनके दरमियान का जो अपोजिंग फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन आसान जुबान में एक अपोजिंग फोर्स है, क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है। इसका आंसर हमेशा कैसा आएगा, स्मॉल एफ से इंडिकेट करवाते हैं, आंसर हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स आप जब भी मालूम करेंगे आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे जिस तरीके से हमारा फोर्स था, हम ये पढ़ रहे थे फोर्स की डेफिनेशन, ठीक है ना, फोर्स जो बन रहा था ma के बराबर। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और, ये मास है ना, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या बन रही है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो जो फार्मूला उसी से यूनिट बनाया, फार्मूला क्या है, मास की जगह kg आ गया, एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने अक्सर पढ़ा होगा फोर्स की यूनिट होती क्या है, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। तो ये न्यूटन कहाँ से आता है, ये यही चीज़ है कि जब
1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट हो और वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, तो उससे बनने वाला जो फोर्स होता है बेटा वो कितना होता है, 1 न्यूटन होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम मास, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना हो, 1 kg हो और वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो उससे जो फोर्स बनती है वो फोर्स कितनी बनती है, 1 न्यूटन की फोर्स बन रही होती है। तो ये फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जब भी आएगा आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स हम जब भी मालूम करेंगे आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये फ्रिक्शन हो गया। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के टाइप्स की अगर हम बात करें तो एक हमारे पास है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। एग्ज़ाम में जो है वो सवाल पूछ लेते हैं कि फ्रिक्शन को डिफ़ाइन कर दीजिए और कोई 3-4 टाइप भी जो है वो डिफ़ाइन कर दीजिए। तो एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। सेकंड हमारे पास एक रोलिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन है, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। और फोर्थ जो है हमारे पास, फोर्थ जो है वो क्या है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो दिस आर दी मेन 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन विच हैव बीन डिस्कस इन योर सिंटैक्स बुक। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। अगर एक बॉडी, स्लाइडिंग नाम से ही जाहिर है एक बॉडी दूसरे बॉडी भी क्या कर रही होगी, स्लाइड कर रही होगी। तो देखो जब स्लाइड करेंगे तो 2 बॉडीज़ का होना ज़रूरी है। 2 बॉडीज़ जब होंगे तो उनमें क्या होगा, अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी और फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। जैसे एक फर्स्ट कर लेते हैं, एक बुक है, ठीक है, ये एक बुक है, सही है, दिस इज़ अ बुक, और ये किसी एक सरफेस पे टेबल के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। आपने इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाया, तो ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, ठीक है ना। वाटर पार्क जाते हैं हम, वहाँ पे एक स्लाइडिंग का ऑप्शन भी होता है, तो जब आप उस पर स्लाइड करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है, वो क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। इसका एरिया अगर देखोगे तो ये एरिया ज़्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या करे, स्लाइड करे, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, जो अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, उसका नाम क्या होगा, उस अपोजिंग फोर्स का नाम होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक हो गया। रोलिंग फ्रिक्शन को देख लेते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन में एक हमारे पास कोई एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे बॉल है, बॉल को आपने ज़मीन पर फेंक दिया, तो ज़मीन पर जब जाएगा तो देखो इसका एरिया कितना सा कॉन्टैक्ट में आ रहा है, सिर्फ ये एरिया कॉन्टैक्ट में आ रहा है, इसका एरिया ये कॉन्टैक्ट में है, इसका एरिया ये कॉन्टैक्ट में है, तो इसका एरिया ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन, द ग्रेटर द एरिया इन कॉन्टैक्ट द ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन। अगर यहाँ पे हम देखें तो स्मॉल एरिया कॉन्टैक्ट में है, द स्मॉलर द एरिया इन कॉन्टैक्ट द स्मॉलर विल बी द फ्रिक्शन। दैट इज़ वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, या रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन ड्यू टू द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर एरिया ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा, एरिया कम है तो फ्रिक्शन कम, इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, कम, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, इसीलिए ज़्यादा। तो ये सवाल पूछ लेते हैं कि भाई वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, तो वजह क्या है, सरफेस एरिया। किस तरीके से लिखेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट। इन स्लाइडिंग फ्रिक्शन देर इज अ ग्रेटर सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट एज कम्पेयर टू द रोलिंग फ्रिक्शन, दैट इज वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। ये इसका रीज़न हो गया, ठीक है। लिखूंगा तो बेटा बहुत सारा टाइम भी लग जाएगा और बहुत सारे जो है ना 5 चैप्टर का मैं 1 शॉट बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। बस ये एक मेहनत है मेरी ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा हो जाए। आपस में शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, तो मेरा ये है कि जो मैंने मेहनत की है वो मेरा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, सही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ, लिमिट। लिमिट के माने क्या है, एक हद, और ये एक फ्रिक्शन। तो ये कैसी हद है, जैसे फर्स्ट कर लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको जो है ना एक बच्चा जो है वो पुश कर रहा है, धक्का लगा रहा है इसके ऊपर, इसको मूव करवाने के लिए। इसका जो वेट है सपोज 100 न्यूटन है, ठीक है, और ये जो फोर्स लगा रहा है वो है 95 न्यूटन। तो बताओ ये जो फोर्स लगा रहा है वो 95 न्यूटन है,
और इसका जो वेट है वो 100 न्यूटन है, तो ये क्या ये मूव करेगा? कभी भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि जितना वेट है उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करेगा। तो 100 न्यूटन से जैसे ही हम 101 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो ये एक लिमिटेशन आ गई इसकी कि ये इस लिमिट में जा करके मूव करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा था उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम और मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना, द मैक्सिमम और मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच जस्ट स्टार्ट और स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी, या तो बॉडी के मोशन को स्टार्ट करवा दे या तो क्या करवा दे, स्टॉप करवा दे, हम इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन कह रहे होते हैं। इसमें भी अपोजिंग फोर्स दो बॉडी का जिसमें आपस में कॉन्टैक्ट में आ रहा है उसमें प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, इसको म्यू से इंडिकेट करवाते हैं। ये रेशो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान का। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रेशो है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आर क्या है यहाँ पे? आर को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। बहुत सारे बुक में इसको एन से भी इंडिकेट करवाते हैं, हमारे बुक में आर से है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और ये नॉर्मल रिएक्शन किसकी वजह कर प्रोड्यूस होता है? ये भी याद रखो, वेट ऑफ द बॉडी की वजह कर। जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा। चूँकि ये वेट है तो वेट का फार्मूला क्या होता है? mg, और mg वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो ऊपर न्यूटन आया तो नीचे भी क्या आएगा? न्यूटन। तो न्यूटन से न्यूटन क्या हो गया? कैंसिल। तो इसका मतलब ये होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, इसकी ये कोई यूनिट नहीं होती है। इट इज़ यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट इज़ द रेशो बिटवीन द टू सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई पूछे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्यों नहीं होती, तो जवाब क्या दोगे बेटा? जवाब ये दोगे कि जब दो फिजिकल क्वांटिटी, जब दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को जब हम रेशो निकालते हैं तो उसकी यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, जब उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट नहीं होती है। तो दैट इज़ वाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन doesn't have any unit। स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन का रेशो, जिस तरीके से मैं आपसे बोलूँ बेटा वुड का वुड से कांटेक्ट में करेंगे, उसको रगड़ के देखेंगे तो फ्रिक्शन कुछ और होगा। वुड को मेटल पे रगड़ेंगे तो फ्रिक्शन कुछ और होगा। मेटल को मेटल पे अगर हम कोलाइड करेंगे, रगड़ेंगे तो फ्रिक्शन कुछ और होगा। रबर को हम मेटल के ऊपर रगड़ेंगे तो फ्रिक्शन कुछ और होगा। हम जब ज़मीन पे चलते हैं तो हमारे जूते या शूज़ या चप्पल का सोल ज़मीन से कांटेक्ट में आ रहा होता है तो उसका फ्रिक्शन कुछ और होता है। कुछ डेंजर किस्म की हम जब सैंडल पहन लेते हैं जो स्लिपरी होता है तो उससे हमें चलने में मसला होता है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन एक रोल अदा कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो जो दो बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में आती हैं उसके दरमियान क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो म्यू है, याद रखना बेटा, सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है रोड एंड रबर टायर के दरमियान। रबर टायर, सिर्फ टायर नहीं बोलेंगे, रबर टायर बोलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि टायर जो है वो बहुत सारे किस्म लोहे के भी होते हैं। रेल में क्या लगा होता है? लोहे का होता है। और बच्चों की जो साइकिलें होती हैं वो क्या होती हैं? प्लास्टिक के टायर्स लगे हुए होते हैं। तो जेन्युइन क्या है? रबर टायर। रोड एंड रबर टायर के दरमियान फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है और वो होता है 0.7। कितना होता है? 0.7। बुक में एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए 0.8 लिखा हुआ है, तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक्चुअल वैल्यू इज 0.7। कोई यूनिट नहीं लिख रहा हूँ मैं, चूँकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन थे और इसके टाइप्स हो गए। फिर उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो हम कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं फ्रिक्शन के और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन वर्सेस डिसएडवांटेजेस। वर्सेस डिसएडवांटेजेस। इसको देखो बेटा, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो लो, तब तक मैं एक दो से चाय ले लूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन हैं। तो फ्रिक्शन के एडवांटेज या डिसएडवांटेज जो होगा वो क्या होगा? व्हाट शुड बी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एक डायग्राम मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है ना। ज़रा इसको हम गौर से देखेंगे, ठीक है। इस डायग्राम को हम ज़रा गौर से देखेंगे। ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, दिस वन, ठीक है ना। तो इसमें एक पुली लगी हुई है
और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो दो डिफरेंट किस्म के जो है वो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है जो एक दूसरे पे क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, मूव करेंगे। अब इनका सरफेस जो है वो कैसा है, रफ़ है। अगर ये पुली घूमता है और बेल्ट इसके ऊपर चलती है तो ये दो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो देखो कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये मैग्नीफाइड इमेज है एक, कि अगर सरफेस रफ़ है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के मोशन को रेजिस्ट करेंगे। इसी रेजिस्ट मोशन को हम फ्रिक्शन का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। इसी रेजिस्ट मोशन को हम किसका नाम दे रहे होते हैं, फ्रिक्शन का नाम दे रहे होते हैं। कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं फ्रिक्शन के, कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं। नेगेटिव इफ़ेक्ट में हम अगर देखें तो रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ कार्स बाई अप टू 20% तक एफिशिएंसी को डाउन कर देता है कार के इंजन की, पहली बात। दूसरी बात, कॉजेज वेयर एंड टेयर ऑफ मूविंग पार्ट्स इन इंजन्स, मोटर्स एंड मशीन्स। वेयर एंड टेयर प्रोड्यूस करता है, तोड़ फोड़ का अमल प्रोड्यूस करता है। तो ये हम क्या कर सकते हैं कि ये डिसएडवांटेज, हम नेगेटिव इफेक्ट को क्या बोल सकते हैं, ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा जो है ना ऑयली सरफेस है तो वहाँ पे चलना भी मुश्किल होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू द लेस ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन अगर कहीं पर कम हो तो वहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है। ये भी हमारे पास एक नेगेटिव इम्पैक्ट है फ्रिक्शन का। पॉजिटिव इफेक्ट अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव में क्या है, ठीक है ना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात हो रही है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू वॉक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बगैर बेटा ज़मीन पे चलना मुश्किल है, नहीं चल सकते। कहीं पे फ्रिक्शन कम हो तो नहीं चल सकते, ज़्यादा हो तो नहीं चल सकते, ठीक है ना। कहीं पर आप जा रहे हो, सामने मड कीचड़ हो, तो वहाँ पे जब आप चलेंगे तो आपका पैर धंस जाएगा अंदर, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी वहाँ पे चलने के लिए, तो फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो एनर्जी ज़्यादा ज़ाया होगी। बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर बात कर रहे हैं हम, अगर फ्रिक्शन को रिड्यूस करवा दें तो वहाँ पे चलना आसान हो जाएगा, लेकिन उसमें एक डेंजर रहेगा कि चलने में हम ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्रिक्शन रिड्यूस हुआ है। जिस तरीके से मार्बल के ऊपर पानी फेंका हुआ हो, आप वहाँ पे चलें तो आपको चलने में प्रॉब्लम होगी। चल तो लेंगे हम आसानी से, लेकिन क्या होगा, खदशा रहता है कि पैर फिसल ना जाए। तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए तो मसला, फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाए तो मसला। लेकिन ये बात निश्चित है, ये बात तय है कि अगर हम फ्रिक्शन ना हो तो ना हम चल नहीं सकते। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन दैट वी आर एबल टू वॉक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो दिस इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है ना। कार को स्लो करना है, ब्रेक पैडल पे पैर रखेंगे, फ्रिक्शन ऐड करता है बिटवीन द व्हील एंड द ब्रेक शू, वो उसको रोकता है। तो वो दिस इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड द इफेक्ट ऑफ, ठीक है ना। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के, मैं यहाँ पे लिखूँगा नहीं, चीज़ें डिस्कस कर ली मैंने, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फिर इसी तरीके से मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन को कम करना है तो हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन को अगर कम करना है तो हम क्या करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। जितने ही मेथड्स हैं हम उनको देख लेंगे कि फ्रिक्शन को अगर रिड्यूस करना है तो हम क्या करते हैं। सबसे पहले एक तरीका ये होता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम किस में कन्वर्ट करवा दें, रोलिंग फ्रिक्शन में। क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन का एरिया कम होता है तो उससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को अगर हम जिस तरीके से कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, जब उसको आप धक्का देंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसी के नीचे आप पहिया लगा दें, व्हील लगा दें तो वो आसानी से मूव कर जाएगा। एक बस जिसमें टायर लगा हुआ हो और एक बस जिसमें टायर नहीं लगा हुआ, कौन आसानी से चलेगा, जाहिर सी बात है जिसमें टायर है। चूँकि इसका स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट हो रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इससे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं, लुब्रिकेशन एक प्रोसेस है, लुब्रिकेंट्स बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स, ठीक है। ग्रीस ऑयल वगैरह हम लगाते हैं मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन में, तो वो आसानी से एक दूसरे के ऊपर फिसलना शुरू कर देते हैं, तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक मेथड हो गया फ्रिक्शन को रिड्यूस करवाने का, बाय यूजिंग द लुब्रिकेंट्स बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस। ये सेकंड हो गया। थर्ड क्या हो गया, बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स, ठीक है।
बॉल बेयरिंग्स हम यूज़ कर सकते हैं। बॉल बेयरिंग क्या करता है, ये सर्कुलर इन शेप होता है, ठीक है, 1, ये 2, ये 3। तो ये जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो कम सरफेस एरिया कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। आई बात समझ में। 4th वन, जिस तरीके से जहाज़ को आपने देखा होगा या शिप जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है उसको आपने देखा होगा, सामने का शेप उसका कैसा होता है, एबलॉन्ग शेप। तो ये क्या करता है, जब एयर आती है ना, जब यहाँ पर ऐड करती है एयर, तो ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड करवा देता है, तो ये आसानी से इसके अंदर पेनिट्रेशन प्रोड्यूस करता है, मूव आसानी से करता है। तो बाय मेकिंग द शेप ऑफ एरोप्लेन एबलॉन्ग वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को इससे भी रिड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। और एक बहुत ज़्यादा जो है वो हाईली मॉडिफाइड जो टेक्निक जो इस्तेमाल हो रही है, कुशन, CUSHION, कुशन, ठीक है ना। जापान वगैरह में जो ट्रेन इस्तेमाल हो रही होती है वो रेलवे ट्रैक से ऊपर होकर के चल रही होती है, तो बीच रेलवे ट्रैक और उसके दरमियान रेल के दरमियान जो है वो एक थिन जो है एयर गैप आ जाता है, एयर गैप। तो ये मेकिंग कुशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एयर गैप बिटवीन द 2 सब्सटेंस। तो जब वो एयर के साथ कांटेक्ट में अगर होगा और अगर सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा तो एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो उसमें ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकेगा, और अगर किसी के साथ सरफेस के साथ कांटेक्ट में तो वो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए जो हाईली एक्सेलरेटेड जो हमारे पास रेलवे हैं या जो हमारे पास हाईली एक्सेलरेटेड जो हमारे पास ट्रेन है, उसमें हम क्या करते हैं, बाय मेकिंग ए कुशन बिटवीन द 2 मूविंग पार्ट्स, बिटवीन द 2 पार्ट्स, वन दैट इज़ कॉल्ड द रेलवे ट्रैक एंड दी अनदर इज़ कॉल्ड दी पार्ट ऑफ या सरफेस ऑफ दी ट्रेन। तो उस दोनों के दरमियान हम क्या करते हैं, एक गैप क्रिएट कर देते हैं। उस गैप क्रिएशन की वजह कर वो वहाँ पर आसानी से और तेज़ी से जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है। तो ये हो रहा होता है बाय एक्चुअली बाय अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड दे करके उसको हम सरफेस ऑफ दी ट्रैक से जो है वो उठा रहे होते हैं। तो दिस आर दी मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ये जो मेथड्स है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड थे। क्लियर हो गई बातें फ्रिक्शन के हवाले से। फ्रिक्शन के हवाले से अगर हम थोड़ा सा और आपसे डिस्कस कर लें तो कार टायर्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन जो है वो रोड और रबर टायर के दरमियान में होता है। पैराशूट्स में जब हम पैराशूट ओपन करते हैं तो उससे आसानी से हैंडल किया जा सकता है, चूँकि उसका एक वॉल्यूम इंक्रीज वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस उसके ऊपर लग रहा होता है, जिसकी वजह कर पैराट्रूपर जो है, जो पैराशूट पहन करके जो मूव कर रहा है एयर के अंदर, तो उसको हम पैराट्रूपर्स कहते हैं, पैराट्रूपर्स। तो वो आसानी से जो है वो ज़मीन की तरफ जो है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा होता है, क्योंकि उसका एक लार्ज वॉल्यूम जो है वो पैराशूट के साथ जो है वो एयर रेजिस्टेंस उसके ऊपर ऐड कर रहा होता है, जिसको वो रोक रहा होता है। पहाड़ों पे चढ़ने में जैसा कि ये दिखाया जा रहा है इस डायग्राम में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जब हम पहाड़ों पे चढ़ रहे होते हैं तो हमारे हाथ के साथ जो सरफेस कांटेक्ट में आता है, तो अगर फ्रिक्शन वहाँ पे सही बनेगा तो उसमें वहाँ पे ग्रिप अच्छी बन रही होती है, तो हम आसानी से पहाड़ के ऊपर जो है वो चढ़ रहे होते हैं। तो रॉक क्लाइंबर जो होते हैं वो आसानी से पहाड़ों के ऊपर जो है वो चढ़ रहे होते हैं। उसके पीछे वजह क्या है, चूँकि उन फ्रिक्शन वहाँ पर ज़्यादा है, और अगर पहाड़ पर जो है ना बारिश हुई हो, स्लिपरी हो, तो कभी आप हाथ रखेंगे तो वो सही से नहीं होगा, सही से पकड़ नहीं बनेगी, ग्रिप नहीं बनेगा, तो गिरने का खदशा ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। और चॉकिंग भी कर लेते हैं, हाथ में पाउडर अगर लगा ले, चॉकिंग पाउडर, ठीक है, तो उससे भी एक ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो हम आसानी से पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। तो ये चॉकिंग पाउडर भी यूज़ कर रहे होते हैं पहाड़ पर चढ़ने के लिए। स्नोकर में देखा होगा कि 3, 4, 10 शॉट खेलने के बाद जो है वो जो प्लेयर होता है वो क्या करता है, चॉक लगाता है अपने स्टिक के ऊपर, ताकि उसका सरफेस जो है वो मुकम्मल डायमेंशन में रहे। जो बॉल के साथ जब कांटेक्ट में आता है तो सही से कांटेक्ट में नहीं आएगा तो सही कोलिजन प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह कर शॉट ख़राब हो सकता है। ये चचा सो रहे हैं, न्यूटन की कहानी है। चले हम आगे चलते हैं। इसके बारे में अगर अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लें
कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो भाई क्या क्या हो गया यहाँ से, ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड लॉ हो गया, फोर्स और उसके टाइप्स हो गए, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी बाकी पढ़ना ही बाकी है, ठीक है। फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप्स, ये फ्रिक्शन इट्स टाइप्स हो गए, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है टॉर्क है और उसके स्पेशल केसेस जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ। तो मोमेंटम उर्दू में कहते हैं इसको मेयार हरकत। मेयार हरकत, तो ये जो मेयार हरकत है कैपिटल P और कैपिटल M से इसको इंडिकेट करवाया जाता है। फॉर्मूला है m × v। मास की यूनिट हो जाएगी kg, स्पीड की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। मास एंड वेलोसिटी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम। एक हमारे पास ये यूनिट है और अगर हम इसी को किलोग्राम मीटर पर सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई और सेकंड से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये m बराबर हो जाएगा ये kg। ये वाला मीटर वैसे ही है, सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, और ये वाला सेकंड बचा हुआ है वो वैसे ही है। तो ये हो गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 kg का मास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अभी बताया था, लेक्चर को पीछे जाके देखो कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन के। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, न्यूटन n, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है सेकंड, तो इसके साथ क्या आ जाएगा सेकंड। तो इसका मतलब ये पता चला कि जो मोमेंटम है इसकी ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन सेकंड। दिस इज़ नॉट द माइनस साइन, दिस साइन प्रोड्यूसेस द सेपरेशन बिटवीन द टू फिजिकल क्वांटिटी, न्यूटन सेकंड। दिस इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। डेफिनेशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास हो स्पीड ना हो तो मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा, स्पीड हो मास ना हो तो मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। अभी मैंने बोला स्पीड हो मास ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। कोई भी चीज़ जो मोशन में होगी स्पीड उसी की होगी ना। जैसे ये पेन है या पेंसिल है, ये मोशन में तो इसका मास है, तो इसके अंदर मोमेंटम है। अगर इसका मास ही नहीं हो तो हम बोलेंगे कैसे इसके अंदर स्पीड है। पार्टिकल को तो हम देख ही नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो उसके अंदर भी क्या है, मास है, लाइटर इन वेट हैं। तो जब लाइटर इन वेट है तो सर उसका कोई ना कोई तो मोमेंटम होगा, क्योंकि उसका मास है और वेलोसिटी है। तो बेटा ये याद रखना कि जहाँ पर भी मोशन होगी, जहाँ पर क्या होगी, मोशन यानी कि हरकत होगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन में हो, चाहे वो प्रोटॉन में हो, चाहे वो गिलियॉन में हो, चाहे वो मीसन में हो, चाहे वो कॉर्क्स में हो, चाहे वो स्ट्रिंग्स में हो, चाहे वो पहाड़ों में हो, चाहे वो दरियाओं में हो, चाहे वो वाटर के मॉलिक्यूल्स में हो, चाहे वो परिंदे मूव कर रहे हो, चाहे वो इंसान मूव कर रहे हो, चाहे बच्चे खेल रहे हो, चाहे गाड़ी चल रही हो, चाहे रिक्शा चल रहा हो, चाहे चिंची चल रही हो, चाहे कोई भी चीज़ छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा आपको मोशन में नज़र आए तो आप समझ जाओ उसके अंदर क्या मौजूद है, मोमेंटम मौजूद है। तो मोमेंटम इज़ द नेम ऑफ मोशन। वेयर एवर देयर इज़ अ मोशन देयर इज़ अ मोमेंटम। जहाँ मोशन है वहाँ पर मोमेंटम है, बिकॉज इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी का मास हो लेकिन उसकी स्पीड ज़ीरो हो। जैसे ये पेन मास है लेकिन स्पीड क्या है, ज़ीरो है, तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, ज़ीरो। इसको मैं ऊपर फेंक रहा हूँ तो अभी कोई ना कोई मोमेंटम था, चूँकि मास भी था और स्पीड भी है। बात समझ में आ रही है ना। तो मोमेंटम इज़ द नेम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम जो है उसको मेयार हरकत कहा जाता है। हरकत का मेयार तेज़ हो, जिस तरीके से क्रिकेट ग्राउंड में बॉल की हरकत का मेयार तेज़ हो तो रन स्कोरिंग बोर्ड पे तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा होता है, और कमेंटेटर जो है वो कमेंट्री कर रहा होता है कि द मोमेंटम ऑफ द बॉल इज़ कैन बी से इट इज़ मस्ट वेरी हाई। मोमेंटम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है बॉल का। या अगर जो है ना 2 ओवर के अंदर जो वो 40 रन चाहिए हों तो कमेंटेटर अक्सर रमीज़ राजा बोल रहा होता है कि द मोमेंटम ऑफ द बॉल मस्ट हैव टू बी इंक्रीज राइट नाउ। बॉल का मोमेंटम अब बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि 12 बॉलों में 40 रन चाहिए। एवरेज
एक ओवर में जो है हमें 20 रन की रिक्वायरमेंट हो, जाहिर सी बात है जब हम स्लो शॉट खेलेंगे तो किस तरीके से मोमेंटम अचीव होगा, किस तरीके से जो है ना वो रन अचीव होंगे। तो इसीलिए हम वहाँ पर कह रहे होते द मोमेंटम ऑफ द बॉल शुड हैव टू बी इंक्रीज राइट नाउ। तो दिस इज़ कॉल्ड द मोमेंटम, हरकत का मयार। हरकत का मयार, हरकत अगर स्लो है तो मोमेंटम कम है, हरकत अगर तेज़ है तो मोमेंटम ज़्यादा है। मोमेंटम मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन में, स्पीड के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है बेटा। मास ज़्यादा मोमेंटम ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा मोमेंटम ज़्यादा। मास डबल मोमेंटम डबल, स्पीड डबल मोमेंटम डबल। मास हाफ मोमेंटम हाफ, स्पीड हाफ मोमेंटम हाफ, चूँकि डायरेक्ट रिलेशन है। और मास और वेलोसिटी का कैसा रिलेशन है? इन्वर्स। मैंने पहले ही बताया था कि दो फिजिकल क्वांटिटी जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है उसका रिलेशन कैसा होता है? इन्वर्स। तो इन दोनों का रिलेशन कैसा है? इन्वर्स है। मास ज़्यादा स्पीड कम, है ना। एक पत्थर है, आप उसको धक्का देंगे, मास ज़्यादा है तो आप उसको तेज़ी से नहीं मूव करवा सकते, उसकी स्पीड कम होगी। मास ज़्यादा स्पीड कम, या दूसरे ज़ुबान में स्पीड ज़्यादा है अगर तो मास क्या होगा? डेफिनेटली कम होगा, ठीक है ना। तो ये है हमारा मोमेंटम का टॉपिक, ठीक है। मोमेंटम जो है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? ये भी मैं आपसे फैक्टर्स ही डिस्कस कर रहा था। फैक्टर्स ऑन विच मोमेंटम डिपेंड्स, ठीक है ना। फैक्टर्स ऑन विच मोमेंटम डिपेंड्स, ये टॉपिक है फैक्टर्स जिसके ऊपर मोमेंटम डिपेंड करता है। तो देखो फार्मूला क्या है? m इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई v, या p इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई v। किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे और वेलोसिटी पे। मास ज़्यादा होगा मोमेंटम ज़्यादा, तो इट मीन्स ग्रेटर द मास ग्रेटर द मोमेंटम, एंड वाइस वर्सा। कम होगा तो मास भी कम होगा, मास कम होगा तो मोमेंटम भी कम होगा। इसी तरीके से नंबर 1 हो गया ये। नंबर 2 क्या होगा? ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर द मोमेंटम, एंड वाइस वर्सा। वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, और अगर वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम भी कम होगा। इसको हम वाइस वर्सा से बता देते हैं, इतना लंबा छोड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड वाइस वर्सा। ये बात भी क्लियर हो गई। इसी के साथ साथ हमारा पेज भी जो है वो दी एंड हो चुका है, ठीक है। 5-6 पेजेस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, सॉरी 12 पेजेस। तो आगे जो चीज़ है हमारे पास इसी चैप्टर से रिलेटेड, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत आसान है, वो इसलिए कि आपने ये तो पढ़ लिया है कि m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होता है m1 v1 प्लस m2 v2 के, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये हमें प्रूफ करना होता है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हमारा मोमेंटम बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, ठीक है। तो ये टकराने से पहले का और ये टकराने के बाद का, तो ये आफ्टर कोलिजन है, ठीक है। ये क्या है? आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम, और ये क्या है? बिफोर कोलिजन का मोमेंटम है। बिफोर कोलिजन क्या है? m1 u1 प्लस m2 u2। आफ्टर कोलिजन क्या है? m1 v1 प्लस m2 v2। सही हो गया। अब हम अगर इसको आगे देखते हैं तो सर यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हो रहा है कंजर्वेशन का। किसका टर्म इस्तेमाल हो रहा है? कंजर्वेशन का टर्म इस्तेमाल हो रहा है। तो जहाँ पर भी कंजर्वेशन का टर्म इस्तेमाल हो, जहाँ पर भी कंजर्वेशन का टर्म इस्तेमाल हो, वहाँ पर आप समझ जाइएगा जो इनिशियल जो कंडीशन होगी वही फाइनल कंडीशन होगी। जिस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन।
तो यहाँ पे कंजर्वेशन का मतलब क्या, मुस्तकिल रहना, एक जैसा रहना, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन जब हम पढ़ते हैं ना बेटा, तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, ख़ास किस्म का सिस्टम पढ़ते हैं। उस सिस्टम का नाम होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। इसको बोलते हैं अलग थलग निज़ाम, जुदागाना निज़ाम, ठीक है, जुदागाना निज़ाम यानी कि अलग थलग निज़ाम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है कि जहाँ पे कोई फोर्स ऑफ एक्शन ना हो, जहाँ पे कोई ग्रेविटी ना हो, कोई किसी किस्म का प्रेशर ना हो, किसी किस्म का रेजिस्टेंस ना हो, वैक्यूम हो, स्पेस की हम बात करते हैं, वो हमारे क्या आइसोलेटेड सिस्टम है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो जहाँ पर कंजर्वेशन का टर्म लग रहा होता है वो नॉर्मल कंडीशन में वो फॉलो नहीं हो रहा होता, वो आइसोलेटेड कंडीशन में फॉलो हो रहा होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी अगर हम प्रूफ करवाएंगे तो वो आइसोलेटेड कंडीशन में ही फॉलो होगा। आ रही बात समझ में? सर ये क्या बात कर रहे हैं आप, पढ़ाना चाह रहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सर आप यहाँ कहाँ चले गए आइसोलेटेड सिस्टम में? तो बेटा अगर ये नहीं समझ में आएगा तो ये समझना बेकार है। वैसे तो रट्टा मार के आप नंबर ला सकते हैं, लेकिन चीज़ें समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब चीज़ें समझ में आने लगती हैं तो पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इसको अगर मैं आपको बताऊं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम, ठीक है, ये क्या होता है, आइसोलेटेड होता है, ओपन होता है और क्लोज होता है। तो दिस आर दी सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। सिस्टम क्या है, जिस पे फोकस हो, जिस चीज़ के ऊपर आप गौर कर रहे हो। मैं इस पेंसिल के ऊपर गौर कर रहा हूँ तो पेंसिल मेरा क्या बन जाएगा, सिस्टम। मैं इस चाय के कप के ऊपर गौर कर रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा, सिस्टम। मैं इस मार्कर के ऊपर गौर कर रहा हूँ तो ये मार्कर क्या बन जाएगा, सिस्टम। सही है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं, हम इसको भी देख लेंगे। तो सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। सिस्टम समझ में आ गया। आइसोलेटेड जिस पे कोई फोर्स एक्ट ना कर सके, जिस पे कोई फोर्स एक्ट ना कर सके, एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स कैन बी एक्ट, जिस पे कोई ज़ाहरी फोर्स एक्ट ना कर सके, वो क्या होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम वो है जिससे मास भी बाहर आ जाए और एनर्जी भी बाहर आ जाए, ठीक है, एनर्जी भी बाहर आ जाए, वो क्या होता है हमारा ओपन सिस्टम। चाय की कप, इसमें चाय फुल है, इसके अंदर एनर्जी है, एनर्जी भी बाहर आ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ चाय ठंडी हो रही है और मेरा हाथ लग गया तो चाय क्या हो जाएगी, ऐसे उलट जाएगी, तो मास भी बाहर आ जाएगा। तो ये ओपन सिस्टम हो गया। कप ऑफ टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी बाहर आता है, एरो बना रहा ऊपर की तरफ, यानी कि बाहर आता है, लेकिन मास जो है वो बाहर नहीं आता। तो इसको हम क्या कह रहे होते हैं, हमारा क्लोज सिस्टम कहलाता है, जिसमें एनर्जी तो बाहर आ रही होती है लेकिन मास बाहर नहीं आ रहा होता। तो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। होपफुली यू हैव hopefully you understand what is going to identify by the means of system। सिस्टम से क्या समझ में आ रहा है ये आप इनको जान चुके होंगे। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि सिस्टम, मार्कर को देख रहे हैं, मार्कर सिस्टम हो गया, पेन को देख रहे हैं, पेन सिस्टम हो गया, बोर्ड को देख रहे हैं, बोर्ड सिस्टम हो गया, अलमारी को देख रहे हैं, अलमारी सिस्टम हो गया, लेकिन फोकस भी उसी के ऊपर होना चाहिए। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी उस एनवायरनमेंट में, उस रूम में, उस कमरे में, वो सारा क्या बन जाएगा आपके लिए, सराउंडिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग रेस्ट ऑफ द सिस्टम, रेस्ट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के अलावा जितनी चीज़ें वो क्या बन जाएगी उसी टाइम, सराउंडिंग बन जाएगी। जैसे फर्स्ट कर लेते हैं, मैं इस कॉपी को सिस्टम मान लेता हूँ, ये कॉपी, तो ये कॉपी मेरा क्या हो गया, सिस्टम। ये कॉपी, ये पेन, ये मार्कर, ये टेबल, ये क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। सही है। तो सिस्टम और सराउंडिंग में जो चीज़ सेपरेशन प्रोड्यूस करती है उसको कहते हैं बाउंड्री लेयर। उसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री लेयर। वो चीज़ जो क्या करे, सिस्टम और सराउंडिंग में सेपरेशन प्रोड्यूस करे। कॉपी यूँ रखी हुई है तो देखो ये वाला जो इसका बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री
इस सिस्टम को इस सराउंडिंग से क्या कर रही है, अलग कर रही है। तो हम बोलेंगे ये हमारा क्या कराएगा, ये इसका बाउंड्री लेयर कराएगा। तो बाउंड्री लेयर क्या करता है, सेपरेशन करता है, सेपरेशन देता है किसके दरमियान, सिस्टम एंड सराउंडिंग के दरमियान। The layer which provided the separation between system and surrounding is called boundary layer। ठीक है ना। अब ईद का मौसम आ रहा है, बाज़ार जाएंगे आप, मार्केट जाएंगे कपड़े लेने के लिए, अब्बू के साथ कपड़े लेने के लिए गए, अम्मी के साथ। जो कपड़ा आपको समझ में आ रहा है वो अम्मी को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बेटा रेट हाई है। आप जो सूट पसंद कर रहे हैं वो 8,000 रुपये का, अम्मी बोल रही है कि 4,000 वाला लो। दुकानदार और भी कपड़े दिखा रहा है कि बेटा देखो ये भी है, ये भी है, आंटी ये वाला भी है, ये वाला भी है, लेकिन आपको वही वाला समझ में आ रहा है। ठीक है ना। तो अब क्या समझ में आया कि जो वो सूट है जो आपको समझ में आ रहा है वो क्या बन चुका है बेटा, सिस्टम बन गया है। इसके अलावा जितने भी कपड़े दिखा रहे हैं वो क्या बन गया है, सराउंडिंग। और बाउंड्री लेयर कौन है, एग्जैक्टली आपके अम्मी अब्बू क्या बन चुके हैं, बाउंड्री लेयर बन चुके हैं, जो कि आपको उस सूट से अलग करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको लेना वही वाला है। So this is a common example by which we can understand in the daily routine life system, surrounding and boundary layer। तो hopefully ये आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को दोबारा से समझने के लिए, चूँकि टर्म कंजर्वेशन इस्तेमाल हो रहा था बेटा, तो कंजर्वेशन का टर्म ऐसे ही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों को फोकस करना ज़रूरी था, जो मैंने यहाँ पर कंजर्वेशन से रिलेटेड ये बातें मैंने आपको बताई हैं। सही है ना, ये बातें समझना ज़रूरी थी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस पर अप्लाई होगा, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। तो आइसोलेटेड सिस्टम पता होना चाहिए था ना, सिस्टम पता होना चाहिए था ना, सराउंडिंग पता होना चाहिए था, तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए थी। तो इन चीज़ों को हमने देख लिया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखने के लिए हम दो बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, मास m1 और मास m2। ठीक है, दोनों इस तरीके से मोशन में हैं। ठीक है, ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, दो किस्म की वेलोसिटी होती है। टकराने से पहले u1 और u2। u1 किसके लिए, मास m1 के लिए, और u2 किसके लिए, मास m2 के लिए। और टकराने के बाद v1 और v2। v2 किसके लिए, मास m2 के लिए, और v1 किसके लिए, मास m1 के लिए, टकराने के बाद। तो दो बॉडीज़ हैं, मास m1 और मास m2, बोथ आर इन मोशन इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर क्या हो जाए, u1 ज़्यादा हो जाए u2 से, इफ़ u1 इज़ ग्रेटर दैन u2, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है इसके मुकाबले में, तो दो लोग चल रहे हैं, एक की स्पीड कम हो गई, एक की स्पीड ज़्यादा, दोनों क्या करेंगे, टकरा देंगे। तो यही काम यहाँ पे भी होगा कि बोथ दी बॉडीज़ विल कोलाइड विथ ईच अदर। ठीक है ना, ये टकराएंगे, ये मास m1 है और ये मास क्या है, m2, ड्यूरिंग कोलिजन। ये कौन सा काम हो रहा है, ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक बॉडी फोर्स ऑफ एक्शन लगाएगा, दूसरी बॉडी क्या लगाएगी, फोर्स ऑफ रिएक्शन लगाएगी। एक फोर्स ऑफ एक्शन लगा रहा है और एक फोर्स ऑफ रिएक्शन लगा रहा है। और यहाँ पे नोट करो ज़रा कि दोनों बॉडीज़ के दरमियान ये जो टकराव होगा बहुत थोड़े से लम्हे के लिए होगा, फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा बेटा, इम्पल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, इम्पल्सिव फोर्स। जब ये अलग हो जाएंगे तो ये इसकी डायरेक्शन, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये मास m1, ये मास m2। ठीक है, इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद v1, इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद v2, इसकी वेलोसिटी टकराने से पहले क्या थी, u1, इसकी वेलोसिटी टकराने से पहले क्या थी, u2। बातें समझ में आ रही हैं। तो फोर्स ऑफ एक्शन और फोर्स ऑफ रिएक्शन लग रहा है ना, फोर्स ऑफ एक्शन लग रहा है और फोर्स ऑफ रिएक्शन लग रहा है। न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो गया। फॉर एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट, माइनस एंड अपोजिट, इक्वल यानी कि दोनों का फोर्स ऑफ एक्शन और फोर्स ऑफ रिएक्शन बराबर होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि फोर्स किसके बराबर होता है, डेल्टा पी ओवर टी के इज इक्वल टू, ये माइनस साइन वैसे ही है। ठीक है, ये भी फोर्स ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, डेल्टा पी ओवर टी के। ये वाला टी कैंसिल।
फोर्स की जगह क्या आ गया, डेल्टा पी ओवर टी। अभी पीछे बताया था, नहीं समझ में आ रहा तो पीछे करके देख लो वीडियो को। फोर्स ऑफ एक्शन डेल्टा पी ओवर टी, फोर्स ऑफ रिएक्शन भी डेल्टा पी ओवर टी। तो डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, तो क्या करते हैं, ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करवाते हैं, ठीक है। तो ये होगा m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, ये माइनस साइन वैसे ही है, ये होगा m2 v2 माइनस m2 u2। सर ये क्यों ऐसे लिख दिया आपने, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। तो देखो बेटा यहाँ चेंज इन मोमेंटम है, अगर सिर्फ p होता तो हम बोलते मास इंटू वेलोसिटी m इंटू v। तो हमें तो चेंज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा वाले मोमेंटम में से कम वाले मोमेंटम को माइनस करेंगे। तो m1 v1 वाला ज़्यादा मोमेंटम है, m1 u1 वाला कम मोमेंटम है, तो ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस। ये चेंज इन मोमेंटम किसका है, मास m1 का, इसीलिए सारा 1 वाला टर्म इस्तेमाल हो रहा है। इधर आ जाओ, m2 v2 माइनस m2 u2, तो यहाँ पे सारे 2 वाले टर्म इस्तेमाल है, क्योंकि फोर्स ऑफ रिएक्शन किसका है, सेकंड बॉडी का, मास m2 का। तो ज़्यादा वाले मोमेंटम में से m2 v2 माइनस m2 u2, ज़्यादा वाले मोमेंटम में से कम वाला मोमेंटम माइनस। ऑप्शन में आ गया ये। अब देखो m1 v1, ठीक है, माइनस का m1 u1 इज इक्वल टू, ये माइनस ओपन कर देंगे, माइनस का m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2, सही है। माइनस ओपन कर दिया, यहाँ यहीं पे कर दे रहा हूँ, सही है बेटा। पीछे जाऊँगा फिर बार बार पलट के इधर दिखाना पड़ेगा आप लोगों को, इसलिए मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये बॉक्स बना दिया, मैं सेपरेट कर दिया ताकि आपको आसानी समझ में आए। m1 v1 को एक तरफ और v वाले को एक तरफ कर लेंगे, u वाले को एक तरफ कर लेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, v वाले को एक तरफ कर लेंगे, u वाले को एक तरफ, चाहे वो 1 वाला हो चाहे वो 2 वाला हो। v वाला एक तरफ होगा, u वाला एक तरफ। अब यहाँ पे क्या होगा, m1 v1, ये माइनस का m2 v2, ये देखो v वाला आ गया, इधर कर देंगे, माइनस के इधर आ गया प्लस m2 v2, सही है। उसके बाद इज इक्वल है, इज इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, m2 u2 है पहले से, m2 u2 है पहले से। ये माइनस का m1 u1 है, देखो u वाला एक तरफ जा रहा है, माइनस का है तो माइनस वाला उधर क्या हो जाएगा, प्लस का m1 u1, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, तो m1 v1 प्लस m2 v2, ये मोमेंटम कौन सा है, आफ्टर कोलिजन। m1 u1 प्लस m2 u2, ये मोमेंटम कौन सा है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो यही कंडीशन आ रही है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ पर इसका उलट लिखा हुआ, तो हम साइड चेंज कर देंगे, साइड चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। नज़र आ रहा है बेटा, जूम करके देख लो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मोमेंटम का टॉपिक, मोमेंटम बिफोर कोलिजन का मैग्नीट्यूड बराबर है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के मैग्नीट्यूड के। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। हेंस इट इज़ प्रूफ्ड, हेंस इट इज़ प्रूफ्ड, ठीक है बेटा। ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आसान नहीं होता है बेटा 1 से 5 चैप्टर जो डिटेल में डिस्कस करना, ठीक है। हिम्मत चाहिए होती है इसके लिए, आपको पढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए। कम से कम मुझे इंस्पिरेशन बनाएं और जो है ना पढ़ाई में फोकस करें, दिल लगा करके मेहनत करें कि सर जब इस तरीके से कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक हो गया। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है टॉर्क। टॉर्क टॉर्क जो है वो चैप्टर नंबर 6 में है, तो टॉर्क को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 to 5 बना रहा हूँ मैं, टॉर्क नहीं होगा, सही है। तो अब हमारे पास टेंशन इन स्ट्रिंग है, विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन इज़ द फोर्स, टेंशन क्या है किस्म की, फोर्स,
टेंशन को क्या बोलते हैं? तनाव, तनाव या खिंचाव। ठीक है, किसी रस्सी को खींचते हैं तो उसमें क्या रहता है? खिंचाव रहता है ना। रबर बैंड खींचते तो क्या रहता है? खिंचाव होता है ना उसके अंदर। आसान जुबान में समझा रहा हूँ। तो वो एक फोर्स है जो उसके अंदर क्या करता है? एक तनाव या खिंचाव प्रोड्यूस करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? टेंशन इन स्ट्रिंग। जैसे फर्स्ट कर लेते हैं कि एक हमारे पास थ्रेड है, उससे हमने एक मास बांध करके हैंग करवा दिया। ठीक है, ठीक है, हैंग करवा देंगे तो क्या होगा? इसका वेट कहाँ ऐड करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और एक फोर्स ऊपर की तरफ ऐड करेगा, यहाँ पे सोर्स की जानिब ऐड कर रहा होगा, वो किसके बराबर होगा? टेंशन इन स्ट्रिंग के। तो इस तरीके से हम टेंशन क्रिएट करवा रहे होते हैं किसी भी चीज़ में। वायर को जब हम बांधते हैं तो उसमें टेंशन क्रिएट हो जाता है, गिटार के स्ट्रिंग्स को बांधते हैं तो उसमें टेंशन क्रिएट हो जाता है, घरों में कपड़ा लटकाने के लिए हम जब रस्सी बांधते हैं तो उसके अंदर टेंशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ में भी हम इसको देख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड टेंशन इन स्ट्रिंग। तो हमें क्या करना है? केस नंबर 1 है, जिसके जो स्पेशल केसेस हैं, केस नंबर 1। अगर हम केस नंबर 1 पर आ जाएं, ठीक है, केस नंबर 1, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड टेंशन। टेंशन इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल T। ठीक है, व्हेन टू बॉडीज passing through pulley move vertically। पासिंग थ्रू पुली मूव वर्टिकली। तो क्या करें भाई? एक्सेलरेशन और टेंशन का फार्मूला बना करके बताएं। जब दो बॉडीज़ जो है मासेस जो है ना, टू बॉडीज़ जिसके मासेस m1 और m2 होंगे, वो क्या कर रहे हैं? पुली से पास हो रहे हैं। ठीक है, और वर्टिकली मूव कर रहे हैं। तो इसके लिए एक डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया? एक पुली बना दी। ठीक है, पुली, यहाँ से एक मास जो है वो यूँ हैंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ से एक मास हैंग हो रहा है और यहाँ से एक मास जो है वो यूँ हैंग हो रहा है। ये वाला मास क्या है? m1। ये वाला मास क्या है? m2। नज़र आ रहा है? सही है। अगर हम इसके मोशन को कंसीडर करें तो ये वाली जो मोशन है ये डाउनवर्ड मोशन है, ये वाली जो मोशन है वो कहाँ है? अपवर्ड है। ये मास ऊपर की तरफ जाएगा और ये मास नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग मोशन है। मास m1 की मोशन डाउनवर्ड है और मास m2 की मोशन क्या है? अपवर्ड मोशन है। तो अगर हम दोनों के लिए एक्सेलरेशन और टेंशन का फार्मूला बनाएंगे तो हम क्या करना होगा? सबसे पहले तो कंसीडरेशन कर लेंगे। कंसीडरेशन में बोलूँगा, लिखूँगा नहीं। ठीक है, कंसीडरेशन गौर करते हैं। तो क्या गौर कर रहे हैं कि पहले उर्दू में बता देता हूँ कि दो मासेस हैं m1 और m2। मास m1 नीचे जा रहा है, मास m2 ऊपर जा रहा है, और दोनों ही सूरतों में वेट कहाँ ऐड कर रहा है? यहाँ भी नीचे की जानिब, और इसका वेट भी हमेशा कहाँ ऐड कर रहा है? नीचे। चाहे बॉडी ऊपर जाए, चाहे आगे जाए, चाहे पीछे जाए, बॉडी कहीं पे भी जाए, वेट की डायरेक्शन कहाँ होगी? हमेशा टुवर्ड दी सेंटर ऑफ द अर्थ। इसमें टेंशन कहाँ होगा? टुवर्ड द सोर्स। किस पॉइंट पे? पुली पे। और इसका टेंशन कहाँ होगा? वो भी टुवर्ड द पुली। टेंशन विल बी टुवर्ड द पुली। ठीक है, तो ये क्या कंसीडर कर लेंगे? कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2। ठीक है, आर अटैच विद द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। धागे से अटैच हैं, पासिंग थ्रू दी फ्रिक्शनलेस पुली। फ्रिक्शनलेस पुली से पास हो रहे हैं। एज सच द बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड द बॉडी ऑफ मास m2 इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड एंड टेंशन इज टुवर्ड द पुली एज शोन इन द डायग्राम। और टेंशन पुली की तरफ है जैसा डायग्राम में दिखाया जा रहा है। ये कंसीडरेशन यहाँ से आप लिखेंगे तो यहाँ तक 4-5 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये कंसीडरेशन लिखने के बाद हम अलग अलग मोशन कंसीडर कर रहे हैं। एक मोशन डाउनवर्ड है, एक मोशन अपवर्ड है। तो पहले क्या करेंगे? फॉर डाउनवर्ड मोशन। फॉर डाउनवर्ड मोशन, अगर डाउनवर्ड मोशन की तरफ आते हैं, डाउनवर्ड मोशन है,
तो देखेंगे यहाँ पे कितने फोर्सेस ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह कर ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हेयर 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन M1, मास M1 पे 2 फोर्सेस ऐड कर रहे हैं। नंबर 1 टेंशन किधर है, पुली की तरफ, टुवर्ड दी पुली। नंबर 2 वेट, ये वाला वेट W1, ये वाला वेट W2। तो वेट W1 वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट कहाँ पे ऐड कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सही हो गया। तो अगर हम नेट फोर्स इसका मालूम करें, क्योंकि 2 फोर्स लगने की वजह अगर बॉडी मूव कर रही है तो यहाँ पे नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, ग्रेटर फोर्स माइनस लेसर फोर्स। ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करवा देते हैं, ठीक है। ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस। यहाँ पे कुछ कंडीशन मैं बता रहा हूँ। अगर बॉडी ऊपर जा रही है, नंबर 1 बॉडी अगर कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, तो याद रखना वेट कम होगा, टेंशन ज़्यादा होगा। अगर बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, तो टेंशन ज़्यादा, वेट कम। दूसरी बात, अगर बॉडी कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, तो वेट ज़्यादा होगा, टेंशन कम होगा, ठीक है। तीसरी बात, अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस से मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होगा, वेट और टेंशन बराबर होते हैं। इफ़ द बॉडी एक्सेलरेट्स upward then tension is greater than weight. If body accelerates downward then weight is greater than tension. If the body moves on the horizontal smooth surface then weight and tension both are equal to each other. तो यहाँ से ये कंडीशन देखते हुए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है तो ऊपर वाला एरो ऊपर जा रही है, तो टेंशन ज़्यादा, वेट कम। हाँ सॉरी, ये बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। सॉरी, ये बॉडी कहाँ जा रही है, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन कंसीडर कर रहे हैं ना, बॉडी नीचे जा रही है, तो बॉडी नीचे जा रही है तो वेट ज़्यादा, टेंशन कम। तो नेट फोर्स यानी कि F, ग्रेटर फोर्स क्या हो गया, वेट हो गया, W1, लेसर फोर्स क्या हो गया, टेंशन T। ये सब बात समझ में आई। पहले वाली बॉडी का फोर्स लग रहा है W1 पे, तो उसका फोर्स क्या होगा, F1। न्यूटन के लॉ के मुताबिक F इसके बराबर होता है ma के, तो ये क्या हो जाएगा, m1a इज इक्वल टू W1 की जगह m1g माइनस T। तो ये एक इक्वेशन हमने बना ली, व्हेन दी बॉडी एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड। इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1, सही है। तो हमने डाउनवर्ड मोशन को सॉल्व करके इक्वेशन बना ली। अब क्या करेंगे, फॉर अपवर्ड मोशन, ठीक है। अपवर्ड मोशन में बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, तो बॉडी ऊपर जा रही है, वेट ज़्यादा, टेंशन कम, तो नेट फोर्स मालूम करेंगे, वही लिखेंगे, ग्रेटर फोर्स माइनस लेसर फोर्स। तो नेट फोर्स यानी कि F इज इक्वल टू, ग्रेटर फोर्स क्या है, बॉडी ऊपर जा रही, टेंशन, माइनस लेसर फोर्स W। फोर्स कौन सा होगा, F2, W2। F2 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, m2a इज इक्वल टू, ये वाला T वैसे ही का वैसे ही, ये इसकी जगह m2g आ गया। इसको क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर, ये आ गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। ये क्या गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इस दोनों इक्वेशन को हासिल करने के बाद हमें मालूम करना है एक्सेलरेशन और टेंशन की इक्वेशन, तो इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा। एक साथ सॉल्व करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन और टेंशन मिलेगा। तो पहले करते हैं फॉर एक्सेलरेशन के लिए, फॉर एक्सेलरेशन अगले पेज में कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एक्सेलरेशन, फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन में क्या करवा देंगे,
ऐड करवा देंगे। तो एक तरफ क्या m1 है इक्वल टू m1g माइनस टी, 1 एंड 2, पहले मैंने 1 लिखा, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, दूसरे के साथ ऐड करवा रहे हैं। दूसरा क्या है m2a इज इक्वल टू टी माइनस m2g, m2a इज इक्वल टू टी माइनस m2g, ये आ गया m2a इज इक्वल टू टी माइनस m2g। ठीक है, दोनों का ऐड करवा रहे हैं तो इसको यूँ भी लिखा जा सकता है m1a, राइट वाला राइट से ऐड करवा देंगे, लेफ्ट वाला लेफ्ट, m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, ऐड करवा रहे हैं प्लस, ठीक है ना। फिर उसके बाद t माइनस m2g, जब हम ऐड करवा रहे हैं तो चूँकि प्लस हो रहा है तो साइन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, वरना हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, एक स्टेप बढ़ जाता है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, a, अंदर क्या बचेगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, ये देखो माइनस का t प्लस का t क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब हम एसेलेरेशन के लिए फार्मूला बनाएंगे तो उसमें टेंशन नहीं होगा, ये बात याद रखना, टेंशन लाजमी कैंसिल होगा। अब यहाँ पे क्या है m1g, ये माइनस का m2g, सही है। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है g, क्या बचेगा अंदर m1 माइनस m2, यहाँ पे एसेलेरेशन को इधर ही छोड़ देते हैं, ये m1 प्लस m2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर है क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये आगे डिवाइड में m1 प्लस m2। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एसेलेरेशन व्हेन द बॉडी ऑफ मास m1 मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये एसेलेरेशन आ गया। फॉर टेंशन की बात करते हैं अगर t, तो टेंशन के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर देते हैं, डिवाइडिंग। ठीक है, किस तरीके से, m1a है, राइट वाला राइट से डिवाइड होगा, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट से डिवाइड होगा, m1g माइनस टी डिवाइड बाई m2 टी माइनस m2g। दोनों राइट लेफ़्ट वाले लेफ़्ट से डिवाइड हो गए, इज इक्वल का साइन था बीच में, इक्वल आ गया, दोनों राइट वाले राइट से डिवाइड हो गए। जब हम टेंशन के लिए फार्मूला बनाएंगे तो उसमें एसेलेरेशन नहीं होगा, कैंसिल हो गया, m1 ये t माइनस m2g इधर आ गया, m1g माइनस टी, ये m2 यहाँ पे बचा हुआ इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये m1 इंटू टी, m1t माइनस m1 इंटू m2, m1 m2g, m1 इंटू m2, m1 m2g है, g भी रहेगा, और ये माइनस का t, सही है भाई, माइनस का m2t, m2 इंटू टी, m2t, सही है। अब g वाले को एक तरफ और t वाले को एक तरफ कर लेंगे, यहाँ पे m1t है, ये m1t है, ये माइनस का इधर आ क्या हो जाएगा, प्लस का m2t इज इक्वल टू m1 m2g है, m1 m2g है, ये माइनस इधर आ क्या हो जाएगा, प्लस का m1 m2g, दोनों में कॉमन क्या है t, अंदर क्या बचेगा m1 प्लस m2, ये देखो m1 m2g प्लस m1 m2g, अगर मैं बोलूँ ये a है और ये भी a है तो a प्लस a कितना होगा 2 है, और a की वैल्यू पुट कर देंगे m1 m2g, तो ये हो जाएगा 2 m1 m2g। यहाँ पे कॉमन नहीं लेना, हालांकि कॉमन लेके भी आंसर आ जाएगा, m1 m2g आप कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1, तो वो भी 2 हो जाएगा। लेकिन ये सिंपल तरीका है कि m1 m2g, अगर मैंने बोला ये a है और ये भी a है तो a प्लस a कितना होगा 2 है, और a की जगह क्या है m1 m2g, तो 2 m1 m2g हो जाएगा। टेंशन को जल्दी छोड़ दिया, 2 m1 m2g, और ये m1 प्लस m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया, m1 प्लस m2। तो ये टेंशन के लिए हमारे पास इक्वेशन आ गई, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंशन। तो एसेलेरेशन आ गया m1 माइनस m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, टेंशन आ गया 2 m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, कब, व्हेन बोथ दी बॉडीज मूव
वर्टिकली, जब दोनों वर्टिकली मूव कर रहे थे तो हमारे पास ये इक्वेशन आई है। सही है, देख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये ठीक है। चीज़ें कहीं पे समझ में नहीं आ रही बेटा, कमेंट सेक्शन में आकर के बता सकते हैं। सही है, व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज भी सकते हैं। सर इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लीजिएगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो इंशाल्लाह ताला मैं इसको कोशिश करूँगा उसको वहाँ पर डिस्कस कर लो। तो ये केस नंबर 1 हो गया हमारा। ठीक है, केस नंबर 1 में क्या था, दोनों बॉडी वर्टिकली मूव कर रही थी, वर्टिकली पासिंग थ्रू दी पुली। अब हम केस नंबर 2 की तरफ जाते हैं, विच इज़ द लास्ट केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में भी क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन एंड टेंशन। ठीक है, एक्सेलरेशन एंड टेंशन कब, केस ये है व्हेन टू बॉडीज M1 एंड M2 passing through frictionless pulley in which M1 is moving vertically डाउनवर्ड, इसमें M1 वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है एंड M2 इज मूविंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सही समझ में आ रहा लिखा हुआ, राइटिंग थोड़ी सी फास्ट है बेटा, तो इसीलिए मैं इसको पढ़ भी रहा होता हूँ, ताकि आपको अगर राइटिंग में थोड़ा इशू हो तो आप मेरे अल्फाज को सुन करके समझ जाए कि सर ने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो केस बन रहा है वो इस तरीके से है, यूँ एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक पुली है और एक वर्टिकली बॉडी मूव कर रही है। वर्टिकल बॉडी यहाँ आ गई M1, हॉरिजॉन्टल बॉडी जो है वो यहाँ पर आ गई, ये M2, ये पुली है। ठीक है, ये से स्ट्रिंग कनेक्ट है। सही हो गया, इसका वेट कहाँ होगा, नीचे, इसका टेंशन कहाँ होगा, ऊपर। अब इसमें जब हम बात करते हैं तो ये वाला केस अगर हम देखें डाउनवर्ड मोशन को, ये वाला केस सही है, इस वाले केस को अगर हम देखें तो ये सेम केस ऐसे ही है, जिसमें ये वाली बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही थी। यहाँ पे भी दो फोर्स लग रहे थे, टेंशन और वेट। टेंशन टुवर्ड दी पुली और वेट कहाँ था, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि टेंशन टुवर्ड दी पुली है और वेट कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सही है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें सेम कंडीशन हूबहू यहाँ से जब चलेगी फॉर डाउनवर्ड मोशन, तो यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक वैसे ही आप कॉपी पेस्ट मार दोगे, चूँकि सेम काम हो रहा है। काम डिफरेंट नहीं है तो मैं लिखूंगा नहीं, तो यहीं पे सेम काम हो रहा है। तो हम नेट फोर्स मालूम करेंगे, तो नेट फोर्स ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करवाएंगे। सही वही तरीका होगा, ग्रेटर फोर्स माइनस लेसर फोर्स होगा। ग्रेटर फोर्स जो है वेट W1 होगा, यहाँ पे भी W1 होगा चूँकि बॉडी नीचे आ रही है, और टेंशन जो होगा वो ऊपर होगा, टेंशन कम क्रिएट होगा, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करवाएंगे। फार्मूला बनेगा M1 = M1G - T। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, इसमें फार्मूला बनेगा M1A = M1G - T फॉर डाउनवर्ड मोशन, फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए। सही है, सही है। और अगर अपवर्ड मोशन को देखें तो इसमें अपवर्ड मोशन तो है नहीं सर, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस से बॉडी मूव कर रही है, तो यहाँ पे तो सर दो फोर्स है, एक वेट है एक टेंशन है। तो सर यहाँ पे कितने फोर्सेस हैं, तो हम फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए काम करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल मोशन देखो, मैं यहाँ पे इसको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये वेट है,
मास है यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो वही बात है कि वेट कहाँ ऐड करेगा, W2 वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे। वेट के नतीजे में ये जो सरफेस है इसके ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन R, ये अपर डायरेक्शन में लगेगा। और जब ये मास m1 नीचे की तरफ जाएगा तो बॉडी कहाँ पड़ेगी, यूँ आगे की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट होगा T, ठीक है। जो फोर्स क्रिएट होगा वो किसके बराबर होगा, टेंशन के। ये वाला वेट यहाँ पे यूँ देखो, ये वेट नीचे आ रहा है इसका W2, ये इसका जो है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आ रहा है। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, जब बैलेंस कर लेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन तीसरी फोर्स जो है जो F के बराबर है वो किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मास m2 जो मूव करेगा पुली की तरफ वो किसकी बराबर मूव करेगा, इस टेंशन की बराबर, इस फोर्स की बराबर मूव करेगा। हालांकि ये तीन फोर्सेस यहाँ पर ऐड कर रहे थे, वेट और नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल हो गया, तो एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल इसको पुली के पास ले जाने के लिए, जो कि टेंशन क्रिएट करेगा पुली के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, सॉरी। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर here there are three forces acting on the body of mass m2। थ्री फोर्सेस कौन कौन सा, वेट W2 वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल R वर्टिकली अपवर्ड, एंड 3 टेंशन। टेंशन कहाँ पर है, टुवर्ड द पुली। टेंशन कहाँ पर है, टुवर्ड द पुली, ठीक है। अब हमने ये देखा कि ये वेट और नॉर्मल रिएक्शन तो कैंसिल हो गया, वेट और नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल हो गया, तो एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल इसको मूव करवाने का। वो फोर्स किसके बराबर है, टेंशन के बराबर है। तो एक ही फोर्स है तो नेट फोर्स तो निकालेंगे नहीं, एक फोर्स में नेट फोर्स नहीं निकलता। एक या एक से ज़ायद फोर्स, दो या दो से ज़ायद फोर्स जब ऐड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम क्या निकालते हैं, नेट फोर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा F बराबर हो जाएगा T के। सही हो गया। तो F है कौन सा, F2 = T, और F2 किसके बराबर होगा, m2a = T। तो इक्वेशन नंबर 1 कौन सा था हमारा, ये रहा इक्वेशन 1, m1 = m1g - T, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 दैट इज़ m2a = T। सही है। इसमें भी क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का फार्मूला और टेंशन का फार्मूला निकालना है। एक्सेलरेशन एंड टेंशन लिखा हुआ है ना, तो फॉर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला निकालना है। तो हम क्या करते हैं भाई, हम क्या करते हैं एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन 1 और 2 को क्या करवा देते हैं, ऐड, ठीक है। तो ये एडिंग प्लस के साथ ing, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब ये ऐड होगा तो कैसे सही, m1a + m2a लेफ्ट से हो गया ऐड, = यहाँ पे क्या m1g - T, इक्वेशन नंबर 1 m1g - T इक्वेशन 1 आ गया, राइट आ गया इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 2 का भी राइट आ जाएगा। तो ऐड करवा रहे हैं तो +T, वही प्रोसेस। T से T क्या हो गया, कैंसिल। मैंने बोला था जब भी एक्सेलरेशन के निकालेंगे टेंशन कैंसिल होगा, कैंसिल हो गया। A कॉमन है, क्या बचा, m1 + m1g, A को इधर ही छोड़ दिया, m1g यहाँ पहले से मौजूद है, m1 + m2 मल्टीप्लाई और यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। सही है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। अब फॉर टेंशन, T की बारी, टेंशन की, ठीक है। तो टेंशन के लिए पिछली बार क्या किया, डिवाइड करवाया था, तो डिवाइडिंग, ये डिवाइड का साइन लगा के ing लगा दिया, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो राइट वाला राइट से और लेफ्ट वाला लेफ्ट से। लेफ्ट में क्या, एक के m1a है, एक के m2a है, एक के राइट में क्या m1g - T, और दूसरे के राइट में क्या सिर्फ T।
सिर्फ टी है, और इसकी क्या है m1g माइनस टी, m1g माइनस टी, ठीक है। ये देखो ए से क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि टेंशन की इक्वेशन है तो एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे m1 ये वाला टी इधर आके मल्टीप्लाई होगा, m1t हो जाएगा इज इक्वल टू ये वाला m2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ये m2 मल्टीप्लाई करवा दिया m1g माइनस टी, ये वाला m1t बेटा वैसे ही का वैसे ही, ये m1 इंटू m2 m1 m2g, और ये माइनस का ये क्या हो जाएगा m2t। अब t वाले को एक तरफ, g वाले को एक तरफ, ये हो गया m1t, ये माइनस का m2t इधर आ गया प्लस का, पेन सिलो लिखा रहा है, इंक ख़त्म होने वाला है भाई। भाई 5 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, चौथा चल रहा है। m1t प्लस m2t इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा m1 m2g, सही है। t दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा भाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 m2g। तो ये टेंशन की इक्वेशन में टेंशन को इधर ही छोड़ देते हैं ताकि हमारी टेंशन रिलीज हो। m1 m2g इधर ही है, इधर ही छोड़ दिया, m1 प्लस m2 यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2। तो ये आ गया इक्वेशन टेंशन का, तो ये एक्सेलरेशन और टेंशन की इक्वेशन आ गई। तो ये जो एक्सेलरेशन और टेंशन की बेटा इक्वेशन आई है, ये कब आई है, when two bodies of masses m1 and m2 moves in which mass m1 is moving vertically and mass m2 is moving on the horizontal smooth surface। तो ये केस नंबर 2 भी हमारा हो गया। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। एक डिफरेंस मैं आपको करवाऊंगा मास और वेट के दरमियान, फिर ये चैप्टर जो है वो वाइंड अप की तरफ चले जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आ जाओ मास और वेट देखने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेना, नज़र नहीं आ रहा तो मास और वेट के दरमियान का डिफरेंस क्या होता है, कभी कभार एग्जाम में आ रहा है राइट डाउन द एनी 3 डिफरेंस और 4 डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है, तो मास इज़ द क्वांटिटी अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। वेट क्या होता है बेटा, वेट इज़ द पुल ऑफ द ग्रेविटी ऑन अ बॉडी, सही है। किसी बॉडी पे जो पुश या पुल होता है ग्रेविटी का, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, वेट बोल रहे होते हैं, ठीक है। मास के पास मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए सिर्फ ये स्केलर क्वांटिटी है। वेट के पास यूनिट भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और यूनिट भी होती है और डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए क्या है वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सही है। अगर आपको मास को मेजर करना है तो उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है ना, और वेट को मेजर करना है तो हम इसको न्यूटन में मेजर कर रहे होते हैं, सही है। और अगर मास को यूजुअली जो है इसको जब मेजर किया जाता है तो हम फिज़िकल बैलेंस से मेजर करते हैं। हमारे बुक में लिखा हुआ है फिज़िकल बैलेंस को एक स्पेसिफिक नेम भी बोलते हैं बीम बैलेंस, बीम BEAM बीम, ठीक है ना, बीम बैलेंस। तो उसको हम बीम बैलेंस भी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं कैलिब्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। कैलिब्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो डिजिटल मशीन होती है मास मेजर करने की, उसको हम कैलिब्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी कह रहे होते हैं। वेट को मेजर करना है तो वेट को मेजर करने के लिए हमें स्प्रिंग बैलेंस की ज़रूरत होती है या फिर कॉम्प्रेशन बैलेंस की ज़रूरत होती है, कॉम्प्रेशन बैलेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये एक आपको डायग्राम यहाँ पे नज़र आ रही हुई है, एक स्प्रिंग बैलेंस की डायग्राम है, ठीक है। इससे हम वेट मेजर कर सकते हैं, यहाँ पर हम वेट हैंग करवाते हैं तो हम इसे वेट मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक कॉमन एग्जांपल है फिजिकल बैलेंस की, जिसमें दिखा रहे हैं कि हम उस तरीके से मास मेजर कर रहे हैं। तो बेटा ये हमारा एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर नंबर 4 भी हमारा जो है वो आज वाइंड अप हो चुका है। अब चैप्टर नंबर 4 के बाद हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे। इसमें जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, न्यूमेरिकल्स आप बुक से लाजमी जो है वो करेंगे। बुक के अलावा जो है वो आप 10 ईयर्स के न्यूमेरिकल जो है वो लाजमी करेंगे, और 10 ईयर्स के न्यूमेरिकल जो है वो लाजमी करने के बाद हम जो है वो आगे बढ़ जाएंगे
MCQs की तरफ। MCQs जो हम करेंगे वो हम लाजमी कवर अप करेंगे बुक से। मैंने जो क्लास में जो टॉपिक्स कवर अप करवाए हुए हैं, जो यहाँ से आपने चीज़ें समझी हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से हम इसको कवर अप करेंगे। MCQs 10 ईयर्स, और जो मैंने क्लास में जो आपको MCQs करवाए हुए हैं वो हम लाजमी जो है वो इसमें कवर अप करेंगे। तो अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ।